वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ IMFIS एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो यूपी PCF मेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही 2023 की भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके अंदर हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा सिलेबस को भी देखेंगे, उसको बाइफरकेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश विशेष से जो है टैकल करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से इनको अप्रोच करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आई होप आप अपने आप को इस समय बिल्कुल ही सेटल कर चुके होंगे कि डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर मेंस। कट ऑफ बाकी चीज़ें दिमाग में बैठाकर आप तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी 20 दिन का समय बाकी है और 20 दिन तक आप समय को बर्बाद नहीं कर सकते, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसी 20 दिन को ध्यान में रखते हुए मैं उन छात्रों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आप इन चीज़ों को ज़रूर कवर करके जाएँ। 20 दिन के अंदर कवर करके रखें टॉपिक्स को। हो सकता है कि चीज़ें जो है आपके पक्ष में जाएं, रिजल्ट आपके पक्ष में हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका रिजल्ट आपके पक्ष में रहा और आप क्या किया कि 20 दिन आपका निकल गया, तब भी आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न कितने कितने आए हैं। जनरली क्या होता है कि यही कारण है कि पिछले वर्षों में जो है उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ी है। इसी वजह से GF में आपके जो है स्कोर भी जो है कम देखने को मिलते हैं। जनरली जो छात्र UPSC की तैयारी करते हैं, आजकल सारे छात्र जो है UPSC में बैठने लगे हैं। ठीक है, वो भी जो है UPSC में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं जो है कैरियर के रूप में, तो वो लोग भी यहाँ पे बैठते हैं। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश विशेष पर उनकी पकड़ अगर कम रहती है तो डेफिनेटली उस GF में उनका स्कोर कम देखने को मिलता है। जैसे GF1 हो गया, ठीक है, या GF3 हो गया। GF4 में तो डेफिनेटली छात्र अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ खास प्रश्न उस तरीके से आते नहीं हैं। ठीक है, वो आपका जनरल ही पेपर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न रहे हैं, कितने कितने प्रश्न आए हैं, पहले वो देखते हैं। 2021 में जो है प्रश्नों की संख्या हो गई थी 5 पेपर 1 में। ठीक है, 2020 में 4 प्रश्न पूछे गए, 19 में 3 और 18 में 3। तो आप देख रहे हैं कि पेपर 1 में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विशेष का बहुत बड़ा रोल है। अगर 12 नंबर के प्रश्न पूछ लिया तो 36 नंबर हो गया और मैक्सिमम 60 नंबर हो गया। ठीक है, तो ये पेपर 1 की कहानी है, यानी कहीं न कहीं पेपर 1 में जो है इनकी जो है लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है GF1 में स्कोर कम जाने का, और साथ ही जो है कट ऑफ भी जो कम जाने की बात हो रही है 2021 में इसकी, उसका भी एक रीज़न ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं पेपर 2 में जनरली खास वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। एक प्रश्न 18 में पूछा, 19 में 1 पूछा, 20 में 2 पूछा और फिर 21 में 1। तो पेपर 2 में अगर आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तब भी आपका कार्य चल सकता है। पेपर 3 में आते हैं। 2018 में 3 पूछा, 2019 में 1 पूछा, 2020 में 1 और 2021 में 5 प्रश्न उसने पूछे, यानी पेपर 3 में भी जो है आपका रोल है उत्तर प्रदेश विशेष का। तो उत्तर प्रदेश विशेष का अगर रोल देखें, टोटल पेपर 1 में अब तक 15 प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2018 से लेकर, और पेपर 2 में 5 प्रश्न, पेपर 3 में 11 प्रश्न, यानी पेपर 1 एंड पेपर 3 में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश विशेष का। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, वरना क्या होगा, आपका पेपर 1 और पेपर 3 में मार्क्स बहुत ही कम आएंगे, और जो जनरली देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो इसको अगर हमें उठाना है मार्क्स को तो उत्तर प्रदेश विशेष पर ध्यान देना होगा। देखिए क्या क्या चीज़ें मेनली, अगर पहले मैं सिलेबस की बात कर लूँ, सिलेबस देखें तो पहले वाले पार्ट में सिलेबस में क्या दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, जिसमें आपको इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, खनिज, सिंचाई के स्रोत। अब देखिए जो जो चीज़ें मैंने इसमें मार्क की हैं, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। एक तो आपका हो गया, जैसे टूरिज्म की बात करूँ, पर्यटन की बात करूँ। अब पर्यटन में आज की डेट में अगर बात की जाए तो पर्यटन में जनरली 2 चीज़ें आपकी आ सकती हैं। एक वो टूरिस्ट प्लेस जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ रीजन में, जैसे आप ताजमहल की बात कर सकते हैं, ठीक है, आगरा के किला की बात कर सकते हैं, ठीक है, बनारस के अंदर जो भी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो जो मेन रीजन है जो पहले से बनी हुई है। ठीक है, बट आज डेट में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि एक सर्किट डेवलप करने का ट्रेंड हो गया है। ठीक है,
जो है गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, सर्किट डेवलप कर रही हैं, ठीक है, उसका उसी हिसाब से अपने तरीके से नया विकास कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों में प्रश्न बन सकता है। अगर लेटेस्ट टूरिज्म सर्किट डिजाइन हो रहा है उसमें भी प्रश्न बन सकता है, और जो पुराने वाले हैं उसमें बन सकता है। तो टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर्यटन का क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे रहने वाला है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर उस उत्तर प्रदेश की, वो भी एक प्रश्न बन सकता है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं टूरिज्म को लेकर, ठीक है। टूरिज्म अगर आप सर्किट डेवलप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो टूरिज्म के हर एस्पेक्ट को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, उसके हर एंगल पे आपको नोट्स बनाना है। बहुत ही हॉट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लिए टूरिज्म, इसको ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। बाकी जो जलवायु, अगर मैं ज्योग्राफी के अंदर आऊँ तो जलवायु क्या है, मिट्टी, ठीक है। अब मिट्टी मिट्टी के अंदर आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, मिट्टी की टाइप्स, किस तरह की मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है, उन पर कौन सी जो है फसलें ग्रो होती हैं वो, और साथ ही अगर मिट्टी का कहीं पे नुकसान हो रहा है, अगर क्योंकि कई सारे रिवर्स हैं, अगर सॉइल एरोजन कहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाना अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पर मैप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मैप के अंदर मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, पूरा जो आपका जो है फिजिकल रीजन है, आपका जो उत्तर प्रदेश का जलवायु रीजन है, उसको अच्छी तरीके से मैप में दर्शाना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सिंचाई के स्रोत जो जो हैं उनको आप मैप में दर्शा सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके की सिंचाई होती है, किस प्रकार की सिंचाई होती है, वो अच्छे से मैप के माध्यम से, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैप में आपको दर्शाना आना चाहिए। साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, उनकी लोकेशन क्या क्या है, ठीक है, उनका लोकेशन यहाँ पर होने का कारण क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी। तो फ्लेवर मैंने ये जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 का जो फ्लेवर दिया हुआ है वहाँ पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था की विशेष जानकारी, और साथ ही करंट अफेयर से लिंक्ड एक टॉपिक था, करंट अफेयर एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, तो जो आपके रीजनल और स्टेट की न्यूज़ हो सकती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है करंट अफेयर के लिए, चाहे अपने राज्य की हो चाहे दूसरे राज्य की भी हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन मेंशन है वो 22 नंबर में है। आपको उत्तर प्रदेश का जो है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पे प्रश्न पीसीएस पूछ चुका है, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम पर प्रश्न पूछ चुका है, और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस आते हैं रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, उस पर प्रश्न पूछता है। तो जनरली चैलेंजेस पे ये कई सारे प्रश्न पूछता है, ठीक है, चाहे आपके रेवेन्यू सिस्टम का चैलेंज हो या अगर कोई पॉलिसी आ रही है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में क्या पूछ चुका है, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, स्टेट बजट, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। और इसके बाद 20 में पूछा लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। तो सीधा प्रश्न पूछ चुका है। प्रश्न क्या था कि यूपी के अंदर किस तरीके के सिविल डिफेंस जो है आपके जो है जनरली चलाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सीधा प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट बजट पर प्रश्न पूछ चुका है कि स्टेट बजट में जो है जो वेलफेयर स्कीम्स नई इंट्रोड्यूस होती हैं, सीधे प्रश्न पूछता है। देखिए वेलफेयर स्कीम पर 2 तरीके का प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न इस तरीके का बनेगा कि कोई वेलफेयर स्कीम दे दे, ठीक है, किस सेक्टर के लिए वो लॉन्च की गई है, ठीक है, उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, ठीक है, बेनिफिशरी जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन सी आएगी। तो ये आपकी बात होगी जो है किसी स्कीम की। और एक पूछ लेगा कई सारी स्कीम्स को मिक्स करके पूछेगा जो न्यू वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, सपोज एफ सी कम्युनिटी के लिए हो गया, ठीक, या किसी और कम्युनिटी के लिए हो गया, तो उसके पर्सपेक्टिव में पूछ लेगा कि जो है उनको टारगेट करते हुए उनके उत्थान के लिए जो है किस तरीके से वो जो है स्कीम काम करेगी। तो इस तरीके से जो है स्कीम के साथ 2 तरीके से वो खेल सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्कीम ही पूछ सकता है या एक पूछ लेगा, एक मोटा मोटी मिक्स करके दे देगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, तो उसमें आपके क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे टैकल करेंगे आप। अगर तो उसमें क्या करेंगे आप, जितनी भी स्कीम्स होंगी उस कम्युनिटी से संबंधित सारे को थोड़ा थोड़ा सा आप लिख के और उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं पूरा स्कीम भी आपको जो है कवर करना पड़ेगा इसके अंदर थोड़ा, ठीक है। बाकी आपका जो है इसमें इंडस्ट्री मैंने पहले ही बता दिया कि मैप में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको दर्शाना आना ही चाहिए, अदरवाइज आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
तो ये होगी कानून व्यवस्था में जो है किस तरीके से जो है क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश, क्या क्या चैलेंजेस हैं कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो मेन मेन फैक्टर हैं आपको उस पर ध्यान देना है। अगर मैं मेन फैक्टर की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, मैंने बता दिया, वो है पर्यटन। पर्यटन हो गया, ठीक है। और फिर आपके ज्योग्राफी के अंदर आपका जो है फिजिकल रीजन्स हो गए आपके, ठीक है, आपकी मिट्टी हो गई, नदियाँ हो गई, ठीक है, ठीक है। अगर इकोनॉमी बात करूँ तो इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। और कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज हैं उनके, अगर कोई नई इंडस्ट्री खुल रही है तो उसके चैलेंजेस क्या हैं। और अगर कोई न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है, कोई न्यू पॉलिसी अगर आई है, फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, कोई पॉलिसी लेके आता है तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। कितना टारगेट जो है वो बना के चल रही है, ठीक है, उससे कितना बेनिफिट होगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। अब प्रश्न जनरली जो रहते हैं, जैसे अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएगा तो हिस्ट्री में मेन फैक्टर क्या बन सकता है। मेन आपका जैसे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का जो है आज़ादी में क्या रोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई आर्ट एंड कल्चर की बात अगर हो रही है उसका क्या रोल रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मुख्य उद्योग और औद्योगिक केंद्र मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा टूरिज्म सर्किट जो है डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा, तो लास्ट ईयर जो है वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट की बात कर दी उसने। सॉइल जो एरोजन है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कारण उसके हैं। इरिगेशन में आपका किस तरीके के इरिगेशन यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। अगर इरिगेशन में यानी सिंचाई में कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है, पैटर्न में, तो वो पूछ सकता है। रेवेन्यू सिस्टम के चैलेंज मैंने बता ही दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, तो उसके जो है क्या चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं और किस तरीके से वो जो है प्रदेश के विकास में कार्य करेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप में बन सकता है प्रश्न आपका। न्यू स्कीम मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। और मेजर अगर जो इंडस्ट्रीज जो है ग्रो कर रही हैं, ठीक है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, वो आपका प्रश्न। मेनली चैलेंजेस पे इकोनॉमी के अंदर प्रश्न ज़्यादा बनता है, ठीक है। सिविल डिफेंस इन यूपी में बता ही चुका हूँ, फिजिकल रीजन पे बात हो ही गई है। हाँ, स्मार्ट सिटी, अब स्मार्ट सिटी मिशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ यहाँ से मुझे जो बतानी है कि अगर कोई केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश के अंदर लगाई जा रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली पूछ सकता है भाई किस रीजन को, उत्तर प्रदेश के किस रीजन को जो है। तो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन था, तो स्मार्ट सिटी मिशन को डिफाइंड करिए और पर्टिकुलर रीजन में कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी जो है चुनी गई हैं और उस रीजन में स्मार्ट सिटी को चुनने का कारण क्या है। जरूर वहाँ कुछ ऐसी बातें रही होंगी, इसीलिए जो है इस रीजन को फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया। तो इस तरह की कोई अगर केंद्र की सरकार की योजना है, अगर उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर रीजन में वो लगाई जा रही है और उसको चूज किया जा रहा है, तो उसको चूज करने का कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कई आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि काफ़ी अच्छे प्रश्न मुझे लगे जब मैं एनालाइज कर रहा था। तो क्या कर रहा है कि दो स्कीम को एक दूसरे से मिक्स कर रहा है, ठीक है, कि भैया स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, ठीक है, और मेक इन इंडिया है। तो क्या एक दूसरे के प्रति जो है उनकी रिलेवेंसी क्या इससे इसका विकास हो रहा है या उससे जो है दूसरी वाली स्कीम का विकास हो रहा है। तो दोनों को इंटरलिंक करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी कई स्कीम को। डिजिटल इंडिया स्कीम है, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम है। दोनों दोनों की रिलेवेंसी क्या एक दूसरे को जो है इम्प्रूव करने में दोनों सहायक हैं। इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं जो काफ़ी अच्छे प्रश्न मुझे लगे, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 का जो है इम्पैक्ट डेफिनेटली हर जो है स्टेट की इकोनॉमी पे रहा, तो उसका प्रश्न रहा। एनजीओ का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में यूपी के, ठीक है। वेलफेयर स्कीम ऑफ यूपी एफटी के लिए पूछा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, किस तरीके से जो है क्या चैलेंजेस हैं उनके, ठीक है, ग्रो करने के। वेलफेयर स्कीम और जो है कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका रोल क्या है, समाज के विकास में सोसाइटी क्या इम्पैक्ट उनका पड़ रहा है, ठीक है। ओमेन का क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल में रोल, तो ओमेन तो इंपॉर्टेंट रहती हैं। और कोई नई पॉलिसी आती है तो उनका किस तरीके से जो है वो किस तरीके से जो हेल्प करेगी, उसके जरूर आप ध्यान रखिए। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जनरली तो मैंने बताया लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उनका ट्रेंड, ठीक है, किस तरीके प्रश्न किन किन एरिया को टैकल करना है, आपको कहाँ पे नोट्स बनाना है, ठीक है। बाकी जो है जो टॉपिक्स होंगे मेन जो नए करंट में होंगे, जो बजट इस साल का है उसमें किस तरह की स्कीम की बात हुई है, तो उस पर मैं डेफिनेटली जो मैं टॉपिक वाइज फिर शुरू करूँगा तो उसमें लाऊंगा कि आपको यूपी से ये टॉपिक्स जो है ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। प्रश्न एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके के पूछे गए। प्रश्न आपका पूछा गया, देखिए बता दिया मैंने कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में लिखिए, किस तरीके से उनका रोल रहा है। तो आसान प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, टैकल करेंगे विद अच्छे फिगर स्ट्रक्चर बना के पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर, ठीक है। अगर इसमें आप मैप बनाएंगे और उनको दिखाएंगे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मैंने टूरिज्म की बात करी है कि उसको आप छोड़ना ही नहीं है, लगातार 2-3 प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, हाँ एक प्रश्न रहता है कि क्या प्रश्न रिपीट होता है क्या। देखिए प्रश्न डायरेक्ट रिपीट तो नहीं होगा, बट आपकी थीम रिपीट हो सकती है। टूरिज्म है तो टूरिज्म से संबंधित आपका प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके 50% पॉइंट्स यूज हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपके कुछ नहीं है, आधा नंबर तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, 8 का है तो 4 मिल जाएगा। तो थीम रिपीट होते तो थीम पकड़िए और थीम को छोड़िए मत। जैसे मैंने कहा टूरिज्म कर लीजिए, तो टूरिज्म के हर एस्पेक्ट को आप टच करिए और उसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। इंडस्ट्रीज के हर एस्पेक्ट को टच करिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फॉइल है तो फॉइल के हर जो है पैटर्न क्या है फॉइल का, ठीक है। फॉइल की टाइप कौन सी है, किस रीजन में कौन सी फॉइल पाई जा रही है, ठीक है, ठीक है। फॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो क्या रीजन उसका है, ठीक है। अब रिवर सिस्टम है तो कौन से रिवर से जो है किस जो है एरिया में कितना बेनिफिट कर रही है और कितना नुकसान कर रही है, तो पूरा अच्छे से उस पॉइंट को आप देख लेंगे, ठीक है। क्रॉप पैटर्न को देख लीजिए कि हाँ इस एरिया में ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, उसका रीजन क्या है, फॉइल वहाँ की ऐसी है तो डेफिनेटली इस तरह की क्रॉप वहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। बाकी डाटा इकट्ठा करके रखिए, ठीक है, पूरा इरिगेशन का डाटा, फॉइल जो है सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा, ठीक है। तो डाटा जितना अच्छा रहेगा बेटर रहेगा, ठीक है, कोट कर सकते हैं आप उनको। अगला प्रश्न आपका है, आयत हुई तो मैंने बात कर ली इस पर, फिर आपका सीधे सीधे पूछ लिया फॉइल इरोजन प्रश्न पूछा, ठीक है, किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, इरिगेशन पर प्रश्न पूछ लिया। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। इसका PDF में टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, 2021 के प्रश्न थे ये जो पूछेंगे। तो यानी कुल मिलाकर यही है कि आप उत्तर प्रदेश विशेष को छोड़ नहीं सकते। ये आपके लिए एक स्पेशल बेनिफिट होने वाला है जो छात्र उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। UPSC या इंग्लिश मीडियम बाकी जो छात्र हैं जिस सेक्शन को छोड़ रहे हैं आपको उसी पे टैकल करना है, ठीक है, अच्छा वर्क करना है। और मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष में कम हार्डवर्क करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 40 नंबर ये इंप्रूवमेंट आपका देगा डेफिनेटली अगर आपने इस पर काम किया। और काम ज़्यादा करना नहीं है, 5 से 6 चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना, मैंने आपको बता दिया है वो चीज़ें, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज भी मैं एक को लेके आऊँगा, ठीक है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टच करना चाहिए, इस पर आप काम करिए, जनरली इसको लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ इंप्रूव करेंगे, हिंदी में इंप्रूव करेंगे, एसए में इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली FDM की पोस्ट जो है वो आपकी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।